हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? बच्चों, हमारा विज्ञान विषय 10वीं क्लास में पाठ 8 समाप्त हो चुका है और इस पाठ 8 के आज हम यहाँ पर बुक के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी मेरे को ध्यान आ रहा है कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कृत्रिम रेशे जो हैं उनमें बाकी सब रिएक्शन तो हमारी समझ आ गई, लेकिन नायलॉन 66 की रिएक्शन हमारी समझ में नहीं आई है। ये बच्चे का कमेंट आया था। देखो बच्चों, आप कमेंट करोगे तो मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा, कमेंट नहीं करोगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको नायलॉन 66 को फिर से समझा रहा हूँ। तो बच्चों देखो, नायलॉन 66 नाम को ध्यान करो। पहले तो क्या नाम कर रहे हैं, लिख रहे हैं हम नायलॉन 66, ठीक है ना। नायलॉन 66 का मतलब है कि नायलॉन नाम का ये तो एक रेशा है कृत्रिम रूप से जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और 66 इसका इंडिकेशन है, इसको इंडिकेट करता है। 66 क्या इंडिकेट करता है कि नायलॉन को बनाने के लिए आप जिन एकलक, ये क्या है नायलॉन, तो ये क्या है बेटा, बहुलक है। नायलॉन तो क्या है, बहुलक है। और बहुलक का निर्माण किससे होता है, एकलक इकाइयों से होता है। बहुलक का निर्माण किससे होता है, एकलक इकाइयों से, ठीक है ना। अब नायलॉन 66 के लिए जो एकलक इकाई ली है हमने वो कौन सी है? पहला तो हमारे पास एडिपिक अम्ल, पहली इकाई को नाम तो क्या है, एडिपिक अम्ल, और दूसरी इकाई को नाम है भैया हमारे पास हेक्सा मैथिल डाइएमीन। समझ में आ गई? ये दोनों एकलक इकाइयाँ जिनसे एक बहुलक को निर्माण हुए। अब इसके अंदर जो एडिपिक अम्ल है, इसके एडिपिक अम्ल का जब आप सूत्र लिखते हो तो इसमें 6 कार्बन परमाणु आते हैं, और हेक्सा मैथिल डाइएमीन का सूत्र आप जब लिखते हो तो इसके अंदर भी 6 कार्बन परमाणु आते हैं। यानी कि नायलॉन को बनाने वाली, नायलॉन बहुलक के निर्माण में उपयोग की जाने वाली दोनों एकलक इकाइयों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। इसलिए इस बहुलक का नाम नायलॉन 66 रखा गया है। बहुत अच्छी तरह से सुनना मेरी बात को। नायलॉन 66 जो बहुलक है उसके निर्माण करने के लिए जिन 2 एकलक इकाइयों का उपयोग किया जाता है उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। इसलिए इसका नाम हम नायलॉन 66 लिखते हैं। तो ये 6 तो एक एकलक इकाई का, और ये 6 इस दूसरी एकलक इकाई का, तो 66 लिखो ना। अब देखो एडिपिक अम्ल का सूत्र कैसे लिखें हम। यहाँ में 6 कार्बन लिखने बेटा तुमने, तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है ना, CH2 आवेगा बीच में, और यहाँ पे मैं 4 लगा दो तो तुम 4 समझ जाएंगे, 4 कार्बन है, और ये 5वां कार्बन, 6वां कार्बन सॉरी। अब अम्ल है नहीं तो अम्ल ग्रुप लगाना है। अम्ल ग्रुप है हमारे पास COOH। ये COOH जो समूह होता है इसको अम्ल समूह कहते हैं, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं बेटा इसको, और कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है वो अम्ल समूह होता है। समझ आ रही बात? अब इस अम्ल समूह को आप लोग देखो ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से नोट कर सकते हो। आपको कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा मिल जाता है, ये ऐसे भी नोट कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों के तीनों जो परमाणु हैं वो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है। देखो ई संयोजकता फ्री है ना यहाँ की, तो कार्बन की ये रही संयोजकता फ्री, इस कार्बन की ये रही संयोजकता फ्री। तो ये बेटा इस तरह से जो सूत्र बनता है ये किसका बन गया, एडिपिक अम्ल का, और इसके अंदर 6 कार्बन परमाणु हैं। 4 तो CH2 समूह होते हैं, 1 कार्बन हीरो अम्ल समूह को, और 1 कार्बन हीरो अम्ल समूह को, ठीक है ना। अब ऐसे तुम हेक्सा मैथिल डाइएमीन को सूत्र लिखो, तो देखो हेक्सा और मैथिल नाम ढंगते पढ़ो। हेक्सा को मतलब कितना होता है, 6, और मैथिल का मतलब मैथिल समूह,
6 कौन जुड़ रहे हैं? मेथिल समूह। और डाई माने 2 और एमीन कौन है? ये एक समूह है। डाई कौन है? एमीन। तो देखो बेटा, ई तो मेथिल समूह है गो और ई एमीन समूह है गो। समझ में आ गई बात? तो ये समूह तो लेने हैं तुमने 6 और ये वाले समूह लेने हैं आपको 2। तो देखो CH2 कैसे लेंगे? ई वाला बंद खा लिया जाएगा और ई वाला बंद खा लिया जाएगा। अभी CH2 ही तो बनेगा भाई। एक संयोजकता तो ई आ गई कार्बन की, एक संयोजकता ई आ गई, 2 आ गई और 2 किसके साथ आ रही हैं? हाइड्रोजन के संग। तो चारों संयोजकताएं पूरी आ गई। अब इस CH2 समूह के साथ आपको डाई यानी कि 2 कौन जोड़ देने? एमीन ग्रुप। बॉन्डिंग नाइट्रोजन पे होगी या बार मैं H2N लिख रहा हूँ यार, इसलिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और ये कितनी है संख्या में बताओ? हेक्सा। तो यहाँ कितने लिख देंगे? होल 6। तो ये है बेटा हेक्सा मेथिल डाईएमीन को सूत्र। ठीक है। अब इन दोनों की अवक्रिया जब करामें तो इसके अंदर से और इन दोनों के अंदर से पानी के अणुओं को तुमको बाहर निकालना है। पानी के अणु जब तुम बाहर निकालेंगे तो आप देखो, मैं लिख रहा हूँ सूत्र ने एडिपिक अम्ल। अब मैं एडिपिक अम्ल ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत? और CH2 का होल 4 C++O OH प्लस आपको क्या लिखना है? हेक्सामेथिल डाईएमीन लिखना है ना। तो हेक्सामेथिल डाईएमीन के लिए सूत्र लिखो। देखो यह लाओ H2N बंद CH2 का होल 6 NH2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेक करो, ये जो नाइट्रोजन है H2N लिख रहा है, ये बॉन्डिंग एरिया ना के संग कार्बन के संग, इसको कार्बन से जोड़ो। तो ये नाइट्रोजन के बंधन ने इन्हें कैसे प्रदर्शित करेंगे? इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हो आप। तो H2N लिख दो, चाहे इस तरह से लिख दो, एक ही बात हैगी ना। दोनों नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हुए, एक तो ई है गई, एक ई है गई और तीसरी ई है गई। संतुष्ट है ना नाइट्रोजन? तो या वाली जो NH2 इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ और इस वाले NH2 को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको H2O अणु निकालना है, तो बेटा देखो मैं H2 अणु निकाल रहा हूँ यहाँ से। इसका तो H ले लिया मैंने और इसका OH ले लिया, एक H2O निकल गया। अब ऐसे ही इधर से तो मैं H लूँगा और इधर से मैं OH लूँगा, एक H2O और निकाल देता हूँ। निकाल दिया H2O। अब आप लोगों को जब ये लिखना है इसका नायलॉन 66 का सूत्र, तो विशेष तौर से ध्यान रखना है कि किस जगह से बंद खाली हुआ है। तो एक साइड से लिखिए को स्टार्ट करो, तुम यही जगह पे तो लिखना स्टार्ट करो। जैसे देखो OH तो गया हो, का बचो बंद, खाली बंद C++O, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, फिर बंद CH2। रटना नहीं है आपको, रटना नहीं है, समझना है किस तरह से लिखते हैं हम सूत्र को, ठीक है ना। CH2 का होल 4 लिख दिया, अब बंद लगाओ, C++O लिख रहा है, ठीक है ना। फिर बंद लगा दो, ई बंद आ गो। अब देखो ई हाइड्रोजन गई और ई OH गए। अब नाइट्रोजन को तो ई वाला बंद खा लिएगा, कार्बन को ई वाला बंद खा लिएगा, दोनों आपस में बंद बना लेंगे। तो कौन जुड़ जाओगे आते जाके? नाइट्रोजन NH आ गो, ठीक है ना। अब आगे जोड़ो CH2 का होल 6, कौन क्या बचाओ? NH, एक बंद खाली है गो नाइट्रोजन को, ई है गो। यहाँ पे है कि मैंने कोष्टक लगा दियो, ई लगा दियो कोष्टक, और यहाँ लगा दियो मैंने होल N और प्लस NH2O मैंने बाहर निकाल दिए। वैसे तो तुम यूँ कहेंगे कि गुरुजी 2 निकल रहे हैं, एक तो ई निकल गो, एक ई निकल गो, तो 2 H2O लिख सके हम, तो लिख दो, कोई फर्क ना पड़ रहा। आप 2 H2O लिख दो चाहे NH2O लिख दो। N मैंने यहाँ हमारे लिखा है कि ऐसे हो सकता है बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ रही हों। तो बेटा देखो ई जो सूत्र बन गो, ई बन गो नायलॉन 66 को, ठीक है भैया। किसका सूत्र बन गया ये? नायलॉन 66 का। तो आपको इस तरह से इसको समझना है, रटिए मत। आपको एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख लो और अपने हाथ से बेटा इसको प्रैक्टिस करो। इन दोनों सूत्रों को लिखने की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं बुक के क्वेश्चन शुरू कर दूं।
अब देखो बुक के क्वेश्चन। नंबर 1 क्रम से लिख रहा हूं मैं। मेथेन में बंद कोण का मान, मेथेन का बंद कोण कितना है? 1 से 9 डिग्री 28 मिनट। मेथेन में बंद कोण का मान कितना है? 1 से 9 डिग्री 28 मिनट। अब देखो अगला प्रश्न है C5H10, C5H10 हाइड्रोकार्बन का नाम बताओ। काइकोडो सूत्र है। बताओ क्या सोचेंगे? C5H10 इसका मतलब CnH2n, वैसे n बराबर 5 है तो CnH2n कौन को सूत्र है? CnH2n बताओ। एल्कीन श्रेणी को, और एल्कीन श्रेणी में आपको अनुलग्न क्या लगाना है? ईन, और 5 कार्बन के लिए आपको पूर्वलग्न क्या लगाना है? पेंट। तो पेंट और ईन दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? पेंटीन। ठीक है ना। तीसरा नंबर को प्रश्न, फ्रियोन 11 का अणु सूत्र आपको लिखना है। फ्रियोन 11, फ्रियोन 11 का अणु सूत्र है CF3Cl। देखो क्या है? 11 का मतलब क्लोरीन 1 लेना है और कार्बन परमाणु की संख्या भी क्या है? n-1, 1 से कम, यानी कि एक ही है। CFCl3। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? बताओ। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। सूत्र पता है आइसोप्रीन को? कोई से? रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का सूत्र लिख दूं? ध्यान हुआ तो कोई से बच्चा है? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, ध्यान है कि भैया। आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है ना। 6 नंबर चेक करो। 6 नंबर, प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता और तनन क्षमता को बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण। क्या बोला जाएगा? वल्कनीकरण। परिभाषा लिख दूं? रबड़ की तनन क्षमता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक भाई। 7 नंबर को, 7 नंबर चेक करें। यदि कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो पूर्व लग्न बताओ। कार्बन की संख्या 3 तो पूर्व लग्न का होगा बताओ। 3 के काज हैं? प्रोप। पूर्व लग्न कहाँ निकलेगा? प्रोप। 8 नंबर,
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl का IUPAC नाम बताना है। बताओ का नाम निकलेगा। तो नंबर डालो सबसे पहले, कितने डालेंगे? जिसको डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा तो यहाँ से डालेंगे 1 2 3, ठीक है ना। नाम लिखते समय पहले किसको लिखेंगे? प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी कौन है? क्लोरो। कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। 3 क्लोरो। 1 नंबर पर क्या आएगा? इन। 1 प्रोपीन। 3 कार्बन है तो प्रोप बन गो, और 1 नंबर पे इन लग रहा है, डबल बॉन्ड को इन आ जाएगा ना, तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। ये इसका IUPAC नाम बन गया। ठीक भाई। अब देखो भैया, ये आपके MCQ यानी कि बहुचयनात्मक क्वेश्चन, जिनमें मल्टीपल चॉइस होती है, एवं सैदे वाले प्रश्न पूरे है गए। और अब लघुतरात्मक प्रश्न चेक करें, ठीक है ना। तो फटाफट से चेक करेंगे भैया। देखो लघुतरात्मक में प्रश्न नंबर 9, एल्केन एल्किन एल्काइन के सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र बताओ। CnH2n+2। एल्कीन को सामान्य सूत्र का होगा CnH2n। एल्काइन को सामान्य सूत्र CnH2n-2। ठीक है। तीनों श्रेणी के सामान्य सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने चाहिए हमको। हाइड्रोकार्बन कौन से 2 तत्वों से निर्मित होते हैं? हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से निर्मित होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से निर्मित होने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएंगे। अगला प्रश्न, IUPAC का पूरा नाम लिखिए। IUPAC का पूरा नाम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अंग्रेजी में लिखूँगा, लिखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। लिख लो बस तुम्हारे पास ही नाम, ठीक है ना। अगला लिखो फुलरीन में। अगला प्रश्न है बलकनीकरण की परिभाषा। बलकनीकरण की परिभाषा हमने दे दी तुमको, ठीक है ना। और याद है अगला प्रश्न है फुलरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? फुलरीन। देखो प्रश्न को नंबर गड़बड़ है सके, पर प्रश्न की भाषा शैली से तुम प्रश्न पकड़ लीजो। फुलरीन में 60 से 70 कार्बन परमाणु होते हैं। ये बताया है आपको कितने कार्बन परमाणु हैं? 60 से 70। और C60 स्थायी फुलरीन।
जिसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कह सकते हैं। अगला नंबर, कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? कार्बन की ज्यामिति समचतुष्कफलीय समचतुष्कफलीय होती है। समचतुष्क के जो चार कोने होते हैं ना, वो तो संयोजकता को दर्शाते हैं और कार्बन परमाणु इसके बीच में रखा होता है, समचतुष्कफलीय। अगला देखो भैया, कार्बन फ्रियोन किसको बोलेंगे? एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को ही फ्रियोन कहा जाता है। एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को ही फ्रियोन कहते हैं। या को दूसरा नाम भी है का CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। CFC कहते हैं ना आते क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि कार्बन के संग क्लोरीन और फ्लोरीन यौगिक जुड़कर फ्रियोन का निर्माण करते हैं। जब कार्बन परमाणु के साथ क्लोरीन व फ्लोरीन परमाणु जुड़ते हैं तो प्राप्त यौगिक क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC लिख दो शॉर्ट में, या फ्रियोन कहलाता है, फ्रियोन कहलाता है, ठीक है ना। अगला चेक करो, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाला कौन था? सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाला जो आदमी था वो कौन था? बताओ, ध्यान हो तो सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने वाला जो आदमी था वो कौन था? फ्रेडरिक वॉलर। सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता फ्रेडरिक वॉलर। काई को निर्माण करे इन्होंने? यूरिया का। सूत्र का होगा यूरिया को NH2CO NH2, ठीक है। 16 नंबर, अगला प्रश्न चेक करके देखो भैया। CNG का पूरा नाम? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। अब भाई आप इनको लिख लो एक बार, फिर मैं आगे और चालू करूं, ठीक है। लिखो फटाफट से। अगला प्रश्न है, कितने नंबर तक है? 16, 17 है, गिदी से चलो 17 डालो।
आर्लोन। आर्लोन किसके बहुलीकरण से बनता है? ध्यान हो तो सोचो, आर्लोन किसको बोलते हैं बच्चों? PAN को, पान को। और इसका पूरा नाम पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। इसका पूरा नाम क्या है? पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। इसका निर्माण किससे किया जाता है बताओ? विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से। विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है क्या? आर्लोन। अभिक्रिया को समीकरण ध्यान है? विनाइल साइनाइड का बहुलीकरण करा दो। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH साइनाइड ग्रुप लगा दो, ठीक है ना। बहुलीकरण कराओ। और बहुलीकरण कराएंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड या के नीचे लगा दो साइनाइड और कोष्टक लगा दो और यहाँ पे N लगा दो। ये बन गया आपके पास पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या आर्लोन। इस तरह से प्राप्त होगा। तो आर्लोन किन अणुओं के बहुलीकरण से प्राप्त होता है? आर्लोन विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ये विनाइल साइनाइड है भाई, ठीक भाई। तो देखो भैया, अब है आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम। तो सबसे पहले तो आइसोब्यूटेन लिखो उसी को। तो देखो आइसोब्यूटेन कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH3 CH3, इसको बोलेंगे बच्चों आइसोब्यूटेन। आइसो जो समूह है उसको मैंने बताया था कि जब एक कार्बन परमाणु के साथ 3 कार्बन परमाणु जुड़े हों तो वहाँ पर जो समूह बनता है वो आइसो होता है। तो यस कार्बन से देखो 1 2 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। IUPAC नाम लिखना है अब इसका। तो सबसे पहले नंबर डालो, कितने नंबर पर लग रहा है मेथिल? 2 नंबर पर। तो क्या लिख दोगे? 2 मेथिल प्रोपेन। 3 कार्बन की श्रृंखला है, एकल बंध लगा हुआ है, इसलिए 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक भाई। अब है, अब वाली बताओ मैंने PAN को पूरा नाम पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। और इसके बाद है PBC का पूरा नाम पॉली विनाइल क्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड। तो भैया ये समाप्त हो गए आपके क्या? अति लघुतरात्मक प्रश्न और अवैध वाले प्रश्न, ठीक भाई। और अब इसके प्रश्न बचे भाई साहब बड़े बड़े। अगर आप चाहते हो इनको सॉल्व करूं तो मुझे बता देना, नहीं तो सब सॉल्व कर ही रखे हैं मैंने, मोस्टली आपको लिखा दिए हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों।